हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज 21 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो जो चीजें, उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आज की डिटेल करंट अफेयर की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, और ए लिटिल ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर, ये इसकी थीम थी। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको ध्यान रखना। और पूछा जाता है अगला था स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया? तो इंदौर में लगाया गया है। ये प्लांट बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाएगा। मार्च 2025 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ। वरुण नाम का संस्करण था 23वां। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था मुक्त भाषण सूचकांक में भारत रहा 24वें स्थान पर। पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर स्वीडन रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मॉडल पर दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है, या कौन सा एक प्रकार से अभियान शुरू किया है? शिष्टाचार दस्ते। ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने अभी हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है आयुष्मान खुराना को। और बजाज ऑटो के एक बार फिर से एमडी बन गए हैं राजीव बजाज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, इसका मस्कट चुना गया है उज्ज्वला को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। डॉक्टर कीथ रोली की जगह पर स्टुअर्ट यंग बन गए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर के श्रीकांत को अभी हाल ही में विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, इनका आपने किया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखिए, इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी पर मिल जाएगी। ठीक है, जल्द ही हमारी टीम काम कर रही है ऑनलाइन पर, जल्द ही इसकी ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से कौन सा दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हो पहला क्वेश्चन दिवस का ही होता है, और 21 मार्च को बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में सभी के बारे में बात करेंगे। 21 मार्च को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस, और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस या वर्ल्ड पोएट्री डे भी मनाया जाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एक एक करके जानते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव होता है ना, किसी पर नस्लीय टिप्पणी करना, नस्लीय जातिवादी टिप्पणी करना, और किसी को नस्ल के आधार पर, उसकी प्रजाति के आधार पर जो है भेदभाव करना, इन सबको रोकने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये गलत है, ये दिवस मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को। अच्छा, फिर देखो अब इसको याद करने का तरीका कैसे है। 20 मार्च को मनाया जाता है खुशी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। अभी आगे हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो हैप्पीनेस कैसे खत्म हो सकती है किसी की? अगर किसी पर आप कोई कमेंट कर दो, कोई जातिगत कमेंट कर दो, कोई नस्लीय कमेंट कर दो, तो फिर वो दुखी हो जाएगा। तो यानी खुशी के एक दिन बाद, जैसे खुशी के बाद दुखी, ठीक है, दिन के बाद रात, वैसे खुशी के बाद दुखी। तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा दिवस क्या है 21 मार्च को? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, ठीक है, तो उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस। एक और दिवस फॉरेस्ट्री डे, यानी कि वानिकी दिवस। वानिकी दिवस वानिकी को बढ़ावा देने के लिए, वानिकी मतलब कि वन स्थल, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा वन, क्योंकि देखो जो वन होते हैं ना, वन को क्या कहते हैं? वन को या कहे जंगलों को क्या कहते हैं? जंगलों को कहते हैं साथियों धरती का फेफड़ा। धरती का फेफड़ा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अपना फेफड़ा का काम क्या होता है? अपना फेफड़ा रेसिप्रोटरी सिस्टम होता है, उसी का एक हिस्सा होता है कि सांस लेना, सांस आगे निकालना, ठीक है ना। तो अब देखो यही काम पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जो विषाक्त गैसें हैं वो गैसें ले लेते हैं, एक प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं, और जीवनदायिनी गैस यानी कि ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। तो इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, जैव विविधताएं रहती हैं, ठीक है, हम लोग भी जी पाते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए, वानिकी को बढ़ावा देने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 21 मार्च को। एक और दिवस पोएट्री डे यानी विश्व कविता दिवस, इसको भी ध्यान रखना कि ये 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है इतना दिवस? चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम भी है, इसकी थीम भी याद कर लेना, फॉरेस्ट एंड फूड। और हैप्पीनेस डे अभी हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि उसकी भी थीम है, तो उसको हम लोग अलग से क्वेश्चन लिए हुए हैं। 2013 से ये दिवस मनाया जा रहा है। क्लियर है ना? ये मार्च महीने के अब तक आए हुए दिवस हैं। 2 दिन से मैं रिवीजन करवा रहा हूं, तो आज नहीं करवाऊंगा, अब कल रिवीजन करवाएंगे इसका, ठीक है ना, मार्च के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में कितने लोगों को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस बार 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है और टोटल कितनों को दिया गया है? 27 को दिया गया है। अब इन 27 को ना अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है। एक ही कैटेगरी में सभी 27 तो चुने नहीं जाएंगे भाई। पुरस्कार मतलब विजेता, विजेता वही होगा जो एक होगा, टॉप पर होगा। तो इसीलिए इन 27 में टोटल 27 में 20 कैटेगरीज में दिए गए हैं, ठीक है ना। 20 कैटेगरीज में अब 13 तो हैं वो प्रिंट मीडिया के लिए। प्रिंटिंग, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, रामनाथ गोयनका दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो ये बात याद रखना, ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? कमेंट करके बताओ, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। 13 प्रिंट मीडिया के लिए दिया गया है और 7 श्रेणियां जो हैं ये हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और ब्रॉडकास्टिंग में ही आपका डिजिटल मीडिया भी शामिल है, ठीक है, डिजिटल मीडिया भी शामिल है, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया के भी थ्रू भी हो रहे हैं। तो 13 7 टोटल 20 कैटेगरीज हैं और विजेता कितने हैं? 27 विजेता हैं। सबकी मैं लिस्ट दिखाऊंगा। ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड तो रामनाथ गोयनका है। विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो होता है पुलित्जर पुरस्कार। क्या होता है? पुलित्जर पुरस्कार। ध्यान रहे, प्रियज्कर मत बोल देना। प्रियज्कर जो होता है वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, पुलित्जर जो होता है ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। तो रामनाथ गोयनका पर आते हैं। इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। एक्चुअली में इंडियन एक्सप्रेस का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था और उसके जो संस्थापक थे रामनाथ गोयनका जी, उन्हीं की याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया 27 को। इसमें 17 पत्रकारों को, मीडिया के लिए, डिजिटल के लिए 10 पत्रकारों को दिया गया। अब देखो इसमें मैंने 2 कैटेगरीज बताई, 2 कैटेगरीज में 13 जो मतलब प्रिंट मीडिया के लिए 13 को दिया, 13 कैटेगरी में दिया गया ना, 13 कैटेगरी में 17 पत्रकारों को दिया गया प्रिंट मीडिया के लिए, और 7 को जो डिजिटल और ब्रॉडकास्टिंग के लिए दिया गया 7 श्रेणी में, वो 7 श्रेणी में टोटल 10 पत्रकार थे। सबकी लिस्ट मैंने दे रखी है, क्योंकि मैं जब जब कहता हूँ ना आपको कि आप जाना वहाँ पर पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, तो आप कभी पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए, हिंदी अवार्ड कैटेगरी है ये, और यहाँ पर नाम है, और ये पब्लिकेशन चैनल वगैरह है, और ये किस काम के लिए, किस स्टोरी के लिए है, ठीक है। तो कौन कौन पाए हैं इसमें आप देख सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी जाएगी। आप देखो ये कई पन्नों की लिस्ट है, लेकिन मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आप जैसे बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है ही, तो आप पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी अपनी? पीडीएफ मिलेगी अपनी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। किस नाम से मिलेगा आपको? MJT एजुकेशन के नाम से, MJT एजुकेशन, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसी को ज्वाइन करना है। अगला, कैबिनेट में बैंकों के लिए कितने रुपए की यूपीआई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई? अभी हाल ही में कैबिनेट ने दोस्तों 1500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये 1500 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए जाएंगे? ये 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर के। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, क्योंकि देखो इधर 1500 करोड़ खर्च करेंगे और उधर हजारों करोड़ बचा लेंगे नोट की प्रिंटिंग से। नोट की प्रिंटिंग या सिक्कों की प्रिंटिंग, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी बन जाएगी, ब्लैक मनी भी रुक जाएगी। तो देखो, सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च रही है। किसके लिए ये फायदेमंद होगा? जो छोटे मर्चेंट हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए। उनको क्या किया जाएगा? जो छोटे व्यापारी हैं उनको कहा जाएगा, जैसे दुकानदार हो गए, ठेले वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, इनको ये कहा जाएगा कि भाई आप यूपीआई से पेमेंट रिसीव करो। अगर आप यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हो ना, तो आप जो कंपनियां आप देखते हो जो लगाए रहती हैं, जो साउंड बॉक्स होता है, तो वो साउंड बॉक्स का चार्ज कटता है हर महीने का ना, कुछ 200-300 रुपए शायद कटता है। तो वो जो चार्ज होता है तो वो कंपनियां लेती हैं, भाई साउंड बॉक्स अपना लगाएं। तो इस वजह से बहुत सारे जो छोटे व्यापारी हैं वो डरते हैं, कतराते हैं। कई कई बार तो लोग भी ऑप्शन निकाल लेते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारे वाइफ वाले अकाउंट पे कर दो, या फिर हमारे घर वाले किसी अकाउंट पे कर दो, मतलब हमारे वाले मर्चेंट अकाउंट पर ना करो, नहीं तो 300 रुपये इसका कटेगा, या वैसा अकाउंट नहीं बनवाते, या बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज लोडिंग होने से बचते हैं। तो सरकार चाहती है कि वो ऐसा ना करें, उनको प्रति लेन देन पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो 2000 रुपए तक के लेन देन पर ऐसा
किया जाएगा कि अगर 2000 से नीचे अगर मतलब लेन करते हो तो पर ट्रांजेक्शन पर 0.1% उनको मिलेगा। अब इससे बढ़ावा मिलेगा। अब जो किराना वाले हों, जो सब्जी वाले हैं, उनको 2000 से नीचे वाले ही सामान बेचते हैं लगातार, है ना, हर एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए किया गया है। और कमेंट करके बताइएगा ये कैसा है आपके लिए, ठीक है। खैर, कैबिनेट ने एक और चीज किया है कि नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक नए ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र, जिसे नामरूप 4 के नाम से जाना जाएगा, उसकी स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये भी साथ ही में आया था डिसीजन, तो मैंने कहा इसी में लिंक कर देते हैं, इसको अलग से क्वेश्चन बताने की क्या जरूरत है ना। तो 2 डिसीजन अभी ये महत्वपूर्ण आए, कुछ और भी आए हैं, उनको हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। अगला, कैबिनेट की जो अप्रूवल्स होती हैं, कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरियां आती है, जनरली वो अखबारों में दबी दबी सी रह जाती हैं, है ना। कहीं पता लगा कि चल रहा है कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कौन क्या बोल दिया, कहीं पता लग रहा है कि ग्रोथ के बारे में ही सब ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी खबरें दब जाती हैं और एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखा करो कैबिनेट ने किन किन चीज़ों की, किन किन योजनाओं की मंजूरी दी है बैठक में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक पर आते हैं। इसमें भारत किस स्थान पर है? देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर जारी किया जाता है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मैंने आपको बताया 20 मार्च को मनाया गया। अभी आगे हम लोग इस पर बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन में। तो 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन रैंकिंग भी आती है। इस बार भारत की रैंकिंग है 118वीं। भारत 118वें पर है खुशहाली के मामले में। बहुत दुखी हो आप लोग, खुश रहा करो। देखो 118वें पर है, 118वें पर है। और इंटरेस्टिंग बात ये, देखो ये लोग पता नहीं क्या खा पी करके जारी करते हैं, इसमें पाकिस्तान से लगभग 20 के आसपास में रैंक अपनी पीछे है। देखो पाकिस्तान को ये लोग रखे हैं 109वें स्थान पर, है ना, 92वें स्थान पर रखे हैं। इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से ऊपर है, उससे 2025 की लिस्ट में 109वां स्थान है। नेपाल 92वें स्थान पर है। नेपाल चलो मान लो पीसफुल कंट्री है, बड़ा शांत रहता है, किसी मतलब नहीं, चलो ठीक है। भारत को ये लोग देखिए 10 रैंक पहले, 9 रैंक पहले दिए हुए हैं पाकिस्तान को भारत से, जबकि आए दिन वहां पर बम धमाके हो रहे हैं, उधर बलूचिस्तान अलग हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ना गवर्नमेंट स्टेबली अपना इंडिपेंडेंट होकर कुछ काम कर पाती है, लेकिन फिर भी ये लोग जारी करते हैं, तो याद रखना पड़ता है। लास्ट में अफगानिस्तान है और 118वां भारत की रैंक है। फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड ये टॉप पर हैं, ठीक है। फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहता है। फिनलैंड को मैंने आपको कैसे याद कराया था, फिन को ऐसे करना, फिनलैंड होता है ना, इसको फनलैंड कर देना, फन मतलब खुशी, तो ये खुशहाली में टॉप पर हमेशा रहता है ना। और ऐसे ही आइस पाइस है, आइस पीस पीस सूचकांक यानी शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर रहता है, ठीक है। नॉर्वे रहता है पत्रकारिता प्रेस फ्रीडम में। तो ये रैंकिंग जो है इन इन पहलुओं पर देख करके जारी की गई है, किसके द्वारा? गैलप के द्वारा, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा मिल करके लॉन्च की गई। अगला कुछ और रैंकिंग है, रिवीजन करेंगे। अभी मुक्त भाषण सूचकांक या फ्री स्पीच इंडेक्स आया था, तो इसको इसमें 24वें स्थान पर भारत को रखा गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14वें पर भारत रहा, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ल्ड इकोनॉमीज में हम लोग 5वें पर हैं। ग्लोबल फायर पावर में 4थे पर हैं। जलवायु जोखिम में 6ठे पर हैं। भ्रष्टाचार धारणा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पूछा जाता है, ये किसमें है? 96वें पर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वें पर। ग्लोबल फायर पावर में 4थे पर, और एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर में 3रे स्थान पर है। अगला, हाल ही में किस ग्रह में 128 नए उपग्रह जुड़े? 128 नए उपग्रहों की खोज हुई है, तो ये ग्रह है शनि, सैटर्न। सैटर्न के ग्रहों उपग्रहों की संख्या बढ़ती ही जा रही है ना। अब टोटल उपग्रह बढ़ करके 274 हो गए हैं। सोचो, एक ऐसा प्लैनेट जिसके जिसके सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट हैं यानी कि उपग्रह हैं, वो 274 हैं, 250 के आसपास, और वो भी अभी खोजे जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो जो हम लोग देखते हैं इमेज, वो होती है 2D। ये ग्रह है और उसके ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है उसका चंद्रमा, या कहें उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो उपग्रह है वो। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि ये भगता रहता है ग्रह, किसमें? सौरमंडल में। और उपग्रह जो चक्कर लगाने वाले होते हैं वो उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। और सेम ऐसे ही ग्रह जो होता है ये भी भगता रहता है और सूर्य भी भगता रहता है, और ये सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसीलिए इतना जल्दी नहीं पहचान में आता है। रोज पता लगता है हाँ चलो अब और नए खोजे गए हैं और नए खोजे गए हैं। तो ऐसे ये भगते रहते हैं। कहाँ भगते रहते हैं? क्योंकि आकाशगंगा लगातार फैल रही है,
है ना, मतलब आपको जियोग्राफी वाले क्लास में बताया हुआ है वीडियो कोर्स में कि कैसे फैल रही होती है और कैसे ये भाग रहे होते हैं और विस्तार हो रहा है लगातार। तो सूर्य भी भाग रहा है, पृथ्वी भी भाग रही है और भागते भागते ये लोग चक्कर लगा रहे हैं। और हम लोग इमेज में क्या देखते हैं कि चलो एक सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर ऐसे ऐसे सब पूरा मतलब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि वरुण ये सब ऐसे लाइन में कर देते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। कुछ इस प्रकार से रहता है 3D व्यू। चलिए, तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन जो है, जो पुष्टि करती है इस बात की, मान्यता देती है, इसने बताया कि गैस के विशालकाय ग्रह शनि के 128 नए चंद्रमा हैं और इनकी इन नए चंद्रमा की पुष्टि की गई है, मान्यता अब दे दी गई है और टोटल अब संख्या हो गई है 274। अब शनि के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। अब क्या, पहले भी थे इसके ही 95 बृहस्पति के हैं। अब देखो बृहस्पति का भी लगातार खोजा जाता रहता है और मुझे याद है कि जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तब बृहस्पति के शायद 60 के आसपास में या 50 के आसपास में रहा करते थे और अब देखो बढ़ते बढ़ते ये 55 पहुंच गए, 274 पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन की बात करें तो 1919 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। अगला, तो टोटल ग्रह कितने भाई, 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूटो यानी यम को कब हटाया गया, तो इसे हटाया गया 2006 में। 2006 में यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया। क्यों हटाया गया भाई, क्योंकि ये जो है ये ग्रहों की गति का नियम फॉलो नहीं कर रहा था। ग्रहों का नियम नहीं फॉलो कर रहा। ग्रहों क्या करते, ग्रह क्या करते हैं भाई, एक निश्चित अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तो ये निश्चित इसका पथ नहीं था। ठीक है, ये बीच बीच में कहीं भी घुस जा रहा था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। अगला, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कितने रुपए का पुरस्कार दे करके सम्मानित किया। तो भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके इंडिया पहुंची है टीम और बीसीसीआई ने फाइनली कुछ दिनों के बाद अनाउंस किया कि हम देखो, हम तुम्हारी पूर्ति करेंगे पुरस्कार की। कैसे, कितना देकर, 58 करोड़। एक्चुअली में जो मिला था आईसीसी के पुरस्कार राशि, वो उससे ज्यादा तो ये लोग खर्च करते हैं, सेलिब्रिटी लोग ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर बन करके पा जाते हैं प्रमोशन करके। तो बीसीसीआई ने कहा चलो ठीक है, हम देंगे तुमको तुम्हारे लायक अमाउंट, है ना, जीते हो देश को, दिलाए हो कप। तो 58 करोड़ बीसीसीआई ने टीम इंडिया को दिया हुआ है। आपको पता होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग जीते हैं, किसको हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो आयोजक तो इसका पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान और दुबई में मैचेस खेले गए। भारत के मैचेस जो थे वो यूएई में ही सब खेले गए, तो भारत चैंपियन रहा इस बार। तो भारत ने देखो ये जीता हुआ है, बीसीसीआई ने इसको दिया है 58 करोड़, और जो कि पुरस्कार धनराशि जो जीतना थी विजेता को आईसीसी की, वो थी 2.24 मिलियन। ये भी पूछा जाएगा, तो इससे 3 गुना ज्यादा है 58 करोड़ रुपए में करोगे तो, है ना। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार खोजा गया, व्हाइट हाइड्रोजन स्टोरेज खोजा गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। कहां पर, फ्रांस में। देखो हाइड्रोजन जो है यह है फ्यूचर फ्यूल, कई बार मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ क्लासेस में, ये है फ्यूचर फ्यूल। क्यों भाई, क्योंकि ये कार्बन का एमिशन नहीं करता है। कार्बन का एमिशन नहीं करता है तो दुनिया के लिए बहुत अनुकूल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अनुकूल है कि वार्मिंग नहीं होगी। तो अब हाइड्रोजन को लोग फ्यूल बनाने, और ज्वलनशील भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे लोग। तो इसका करने के लिए बहुत तेजी से अब तत्पर हो रहे हैं लोग, अब इसकी खोज में लगे हुए हैं। खोजते खोजते इनको मिला सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन का भंडार। किसे मिला है, फ्रांस का, फ्रांस को। इसके अमाउंट जानते हो कितना है, ये लोग मतलब गजबे हैं, कि हमेशा ऐसा ऐसा चीज मिल जाता है कि टॉप पर बने रहेंगे, हमेशा अमीर बने रहेंगे। तो इनको देखो मिला है 92 ट्रिलियन डॉलर अमाउंट का, 92 ट्रिलियन डॉलर। इसका कंपैरिजन जानोगे, कंपैरिजन के लिए आप ये जानो कि भारत की टोटल जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी जो है वो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, या लगभग 4 के आसपास पहुंचने वाले हैं हम लोग। 5 ट्रिलियन डॉलर होने की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, इधर 92 ट्रिलियन डॉलर का ये लोग पा गए फ्री में, है ना। खैर, CO2 उत्सर्जित नहीं करता, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। तो ये सफेद हाइड्रोजन भंडार है, 96 मिलियन टन का ये विशाल का है। इसका अमाउंट और बढ़ेगा आगे, क्योंकि आगे हाइड्रोजन की ही डिमांड होने वाली है। अगला, अच्छा हाइड्रोजन से याद है कुछ रिवीजन पॉइंट की अगर बात करें तो, पहला ग्रीन स्टेट बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश, 2026 तक में, मार्च में लक्ष्य रखा है। और भारत में हरियाणा में एक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण किया जाना है कुछ दिन बाद ही। इसके अलावा हाइड्रोजन पाइपलाइन की अभी शुरुआत की है
टाटा स्टील ने। 3 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। अगला, हाल ही में कैबिनेट ने कितने रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा था, उसी में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की मंजूरी मिल गई है और ये भी कैबिनेट का ही अभी अप्रूवल मिला है। तो कितना का भाई? 3400 करोड़ रुपए का। इसमें 1000 करोड़ रुपए का एक्सटेंशन किया जाएगा, स्ट्रेंथेन करने के लिए, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन को और मजबूत करने के लिए। इसके तहत क्या है भाई? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन और डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ अनुवांशिकी सुधार करना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है, भारत की स्वदेशी गोवंश नस्लों को बढ़ावा देना और संरक्षण इसका करना वैज्ञानिक तरीकों से। तो ये इसका उद्देश्य है। तो 1000 करोड़ रुपए संशोधित योजना के लिए और 3400 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे पहले से ही, 2021-22 से 25-26 तक के लिए खर्च किए जाने थे वो वाला। तो ये बात याद रखना, कैबिनेट का अप्रूवल मिला है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए, याद रहेगा। आगे, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? तो 30, देखो अंतरिक्ष एजेंसी है और भारत की बात हो रही है। इसरो ने बनाया हुआ है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए। पहले तो ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या, इसको समझो। देखो साथियों, जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था ना, तो सबसे पहले यूज होना शुरू हुआ वैक्यूम ट्यूब्स का, फिर शुरू हुआ ट्रांजिस्टर्स का, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड चिप्स आए, आईसीज आए। तीसरी पीढ़ी जो हुई, ये पहली पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है जब चिप्स का यूज हुआ। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जब आया, तब उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना शुरू हुआ, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, म्यू से माइक्रो होता है और पी से प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चौथी पीढ़ी है। इसके बाद पांचवी पीढ़ी में अब आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ग्रोक ने तो तहलका ही मचा दिया है, अभी उस पर आज दिन में वीडियो लाएंगे। खैर, तो ये हुआ चौथे में जो माइक्रो प्रोसेसर आया। अब इसमें क्या किया जाता है कि प्रोग्रामिंग की जाती है और उसके बाद फिर उसी हिसाब से डाटा एग्जीक्यूशन किया जाता है। अब इसमें भी बिट साइज होती है। जैसे मैं शुरुआती तौर पे बात करूं तो पहले तो 8080 आया, फिर 8085 आया, ठीक है, 8085 आया, फिर उसी को अपग्रेड करके 8086 आया, फिर 8088 भी आया, कुछ बहुत मतलब बहुत सारे मॉडल आए। और उसके बाद फिर 8051 माइक्रो कंट्रोलर आ गया, है ना। माइक्रो कंट्रोलर किसी एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर कई सारे टास्क कराने के लिए। तो यहाँ पर ये 8 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था यहाँ पर बिट साइज, है ना। हालांकि ये 8086 जो है 16 बिट का था, तो यहाँ पर फिलहाल ये 8 बिट का हुआ करता था शुरुआत में। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो बताओ, यहाँ तक कहानी बता दिए। मतलब इसका ये है कि अगर मान लो आपको कोई सा भी कमांड देना है, कोई सा भी डाटा भेजना है, तो 8 बिट का मतलब ये हुआ कि वो डाटा की इंफॉर्मेशन जो 0101 में होता है, कंप्यूटर 01 ही समझता है, तो जो 0101 में होता है वो 8 बिट मिट जाएगा। ठीक है, और अगर 32 बिट का है तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो तो वो डाटा जो जाएगा वो 32 बिट में होके जाएगा। और 64 बिट का आप लैपटॉप यूज करते हो, 64 बिट का, है ना। देखते हो ना, जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हो या डाउनलोड करने जाते हो तो पूछता है कि आपका लैपटॉप 32 बिट का है कि 64 बिट का है, तो आप कहते हो नहीं बढ़िया वाला है। ठीक है, तो 64 बिट वाला अभी चल रहा है, तो वो यानी अब उसमें अगर कुछ भी चीज डाटा ट्रांसफर करोगे तो वो 64 बिट में जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आप इसका मतलब समझिए, सीधा सीधा है साइज से, कि कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। आप समझो आपके पास ये है बड़ा सा ट्रक, ये है छोटा सा ट्रैक्टर है, ये है छोटा सा डाला, उससे भी छोटा। ठीक है, तो जब डाले में भेजोगे तो इसकी एक लिमिट होगी, इतना ही सामान जाएगा। अब बड़े ट्रैक्टर में भेजोगे तो उसमें ज्यादा सामान जाएगा। अगर बड़ा और बड़ा ट्रक भेजोगे तो उसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा सामान जा पाएगा। बस यही है सबसे साधारणतम रूप में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो फिलहाल इसरो ने क्या किया है, अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए अभी 2 ऐड से 32 बिट साइज के माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। नाम है इनका विक्रम 3201। अब देखो मैंने अभी आपको 8085 8086 बताया था ना, उसमें क्या बताया था, 8 का मतलब बिट का वहां नोटेशन, यहाँ 3201 है, और ये है कल्पना 3201। तो ये कल्पना और विक्रम, दो अपने विक्रम साराभाई और कल्पना चावला, इन दोनों के लिए ये ट्रिब्यूट है। और ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होने वाला है, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के द्वारा बनाया गया है। इसरो की ही ये संस्थाएं हैं। इससे पहले विक्रम 1601 था जो 16 बिट पर काम करता था, 1601। ठीक है, तो ये इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसरो 2009 से इसका यूज कर रहा था, अब 2025 में 32 बिट। समझ में आ रही ना बात? चलिए
बाकी ये बच्चों वाला चीज तो आप जानते ही हो। अगला, हाल ही में किस राज्य के अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पौधों की प्रजाति की पहचान की गई? तो अगस्त्यमाला रिजर्व है कहाँ पर, पहले ये जानो आप। ये है साथियों, पड़ता है केरल में। ठीक है, अगस्त्यमाला रिजर्व एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा है कहाँ पर, तो ये केरल में। वहां पर अभी पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है, और वो प्रजाति का नाम क्या है? उस प्रजाति का नाम है उनियाला केरलेसिस। केरलेसिस में यहाँ केरल निकाल लेना, नाम राज्य पर पड़ा हुआ है। जैसे कभी कभी देखते हो ना, कुछ प्रजाति खोजी की जाती है तो उसमें किसी साइंटिस्ट का नाम डाल दिया जाता है, किसी सेलिब्रिटी का नाम डाल दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर ये राज्य का नाम है केरलेंसिस। ठीक है, तो उनियाला केरलेंसिस जो है इसकी प्रजाति की गई है। ये उनियाला केरलेंसिस जो है दक्षिण पश्चिम भारत में पाई जाती है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, अब ये देखो, ये अपना ये प्रायद्वीप भारत है ना, प्रायद्वीप हिस्सा है। तो इसमें ये देखो, ये हिस्सा जो है ये है पश्चिमी हिस्सा, ये हिस्सा ये पूर्वी हिस्सा है। तो ये केरल के पश्चिमी हिस्से में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट के खुले क्षेत्र में पाई जाती है। आबादी लगभग 5,000 व्यक्तियों की है यहाँ पर। 1998 में पहले ही एक ये उनियाला के वंश की खोजी गई थी, लेकिन ये हालांकि उससे भिन्न है, उससे अलग है, जो नई प्रजाति अभी खोजी गई है। ठीक है, आप केरल देखना चाहोगे मैप में, ये देख लो, ये केरल है, ये है तमिलनाडु, और तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से हैं, इनका नाम याद रखना, किस पार्टी से हैं पूछा जा सकता है। और विश्वनाथ अर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर हैं। विपनाड कायल यहाँ पर झील है। इडुकी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। पलक्कड़ दर्रा है, थामा दर्रा है, पाल घाट भी यहीं पर है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियाट्टम ये प्रमुख नृत्य है। ठीक है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है, बाकी जो है ये लोक नृत्य है। और 14 जिले हैं। विधानसभा में 140, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीट यहाँ से जाती है। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। एक रह गया था, इसको ले लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, जिसके मैंने आपके जिक्र किया अभी, 20 मार्च को ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस बार की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो आपको याद ही हो चुकी है। केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, शुरुआत इसकी 2012 से हुई थी। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको अप्रूवल दिया था पहली बार, लेकिन मनाया गया 2013 में, क्योंकि यूएनजीए की जो बैठक होती है वो सितंबर से दिसंबर के बीच होती है। तो जब अगली बार 20 मार्च पड़ा तब मनाया गया पहली बार। ठीक है ना, चलिए, तो 2013 में पहली बार मनाया गया था। अब आते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये कल पूछा था मैंने। तो अजीत डोभाल जी ये बनाए गए हैं, ये मतलब हैं काफी समय से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसरो ने 2015 से 24 के बीच में किस देश के सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए? तो अमेरिका के लॉन्च किए। ठीक है, अब आज की क्वेश्चन क्या है आपके लिए? आज बताना है आपको कि फ्री स्पीच इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है। आज की भी वीडियो देखे होगे तो शुरुआत में मैंने बताया था। दूसरा, भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में शुरू हुआ है। ठीक है जी, इसमें पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है ये बता दीजिए। इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। किताब हमारा इसकी ई बुक अवेलेबल है, तो ई बुक ऑर्डर कर सकते हैं आप। और बाकी एनटीपीसी का बैच जो चल रहा है उसमें मतलब तेजी से अब क्लासेस और आएंगी, और साथ ही साथ में और ग्रुप डी का भी बैच आने वाला है, और जीएस सफलता 4.0 जो पेंडिंग में डाल दिया गया था वो भी जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तो देख लीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।